नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। और ये 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्यारे साथियों, बहुत ही ध्यान से पूरे प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताता जाऊँगा। जितने भी ऑप्शन इसमें होंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें बताता जाऊँगा। बस आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेट के दौरान बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12 या डी 13। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एक इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। इसकी संख्याओं को लेके एक अपवाद सा बना ही रहता है। जैसे कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका आंसर तो कभी 11 मान लेते हैं, कभी 10 मान लेते हैं, कभी 13 मान लेते हैं। देखिए आप कभी ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन होता है इसकी थ्योरी पे, इसके जो पूछा जाता है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखो इसमें इसने पूछा है उच्चारण के आधार पर, तो मैंने आपको बताया 10। लेकिन जब ये कभी पूछेगा लेखन के आधार पर कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इस सवाल का आंसर हो जाता है 13। और जब ये पूछता है कि केवल स्वरों की संख्या बताओ, ना उच्चारण बोलेगा ना लेखन, बस पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इस सवाल का आंसर हो जाता है 11। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। ऑप्शन ए अवतरण, बी योजक, सी कोष्ठक, डी निर्देशक। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योजक। देखिए जो आपका योजक चिन्ह होता है, ये आपका एक तो होता है जब कोई शब्द आपका रिपीट होता है। जैसे मैंने बोला धीरे धीरे, ठीक है, चल चल, मैं से बोलूँ धीरे धीरे, द्विरुक्ति होगी ना, एक शब्द ये था एक शब्द ये था। ऐसे ही चल चल, उठ उठ, बैठ बैठ, एक तो ये होता है। दूसरा आपका क्या होता है कि योजक चिन्ह जो होता है इसी का नाम होता है सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह भी इसी को बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो विलोम शब्दों के बीच में भी इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास जो होता है उसमें भी इसी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बात करते हैं अगर हम लोग कोष्ठक की, तो कोष्ठक जो आपका होता है ये किसी भी जो कठिन शब्द होता है, अगर आपको उसके बारे में कुछ डिटेल बतानी है, कठिन शब्द को का अर्थ बताना है, तो अलग से अर्थ बताने के लिए उसमें एक ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, कोष्ठक इसे कहते हैं। फिर है निर्देशक। निर्देशक जो आपका होता है ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबाई में बड़ा होता है। जैसे योजक चिन्ह आपका हो गया छोटा सा इस तरीके से, और ये आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और इसका प्रयोग किया जाता है संवादों को लिखने में। ध्यान रखना, इसका प्रयोग कब किया जाता है, संवादों को लिखने में। जैसे कोई तीन व्यक्ति बात कर रहे हैं या दो व्यक्ति बात आपस में कर रहे हैं, तो उन वजह से मान लेता रमेश बोलता तो रमेश मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बीच में रमेश के आगे क्या लिख देगा, और रमेश के आगे एक चिन्ह लगा देगा ये वाला बड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका निर्देशक। बात करते हैं अवतरण की, तो अवतरण के अंदर आप देखोगे कि एक होता है उद्धरण या अवतरण, इसका दूसरा नाम होता है उद्धरण, यानी उद्धरण या अवतरण एक ही होता है। इसके दो प्रकार माने जाते हैं, एक तो होता है आपका इकहरा उद्धरण, दूसरा आपका होता है दोहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण का प्रयोग होता है जब किसी शब्द विशेष पे आपको बल देना होता है। जैसे रामचरितमानस, किसी शब्द के अंदर, किसी वाक्य के अंदर मैंने रामचरितमानस को हाईलाइट करना है, उस पर विशेष बल देना है, तो उस पर मैं क्या करूँगा, ऐसे एक करके चिन्ह लगा दूंगा इस तरीके का, और बीच में लिख दूंगा रामायण। उसी तरीके से जब आप किसी की कही हुई बात को या किसी लोकोक्ति को दिखाते हैं किसी वाक्य के अंदर, तब आपको डबल यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना होता है, जो इस तरीके का होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 3 आपको दिया गया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ऑप्शन ए ओ, बी ऐ, सी ह या डी छ। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। देखिए जो अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो संधि के अंदर एक संधि आती है गुण संधि, स्वर संधियों के अंदर। गुण संधि क्या कहती है कि जब आप लोग ए का मेल किससे कराओगे, ई से कराओगे, या छोटी ई से या बड़ी ई से, जैसे भी आप चाहो, तो आपका बनता है ए, ठीक है, ये बनता है।
सॉरी ये वाला ऊपर से हटा दो, ये बनेगा ए। और जब आप लोग ए का मेल ए से ही करा दोगे तो क्या बनेगा, ऐ। चाहे छोटे से करा देना चाहे बड़े से, यानी ए से करा दो या ऐ से करा दो तो बनेगा ऐ। तो देखिए आप लोग देखोगे कि अ क्या होता है आपका, कंठ, कंठ होता है, और ई क्या होता है आपका, तालु। जो मैंने वर्णमाला की वीडियो जो यूट्यूब पे डाल रखी है अपने चैनल पे, उसमें आप लोग अगर जाके देखोगे वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको स्वरों के उच्चारण स्थान को याद रखने की एक ट्रिक बताई थी, जो कि क्या थी, कतो। मैंने बताया था कि इस शब्द को ध्यान रखना, इस शब्द के आधार पर आप लोग सभी स्वरों के उच्चारण स्थान को याद रख सकते हो। जैसे क से हो गया कंठ, त से हो गया तालु, ओ से बन गया ओष्ठ्य, फिर कंठ तालु, कंठ ओष्ठ्य, और बस आप लिखते चल जाओ, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए, री को छोड़ देना है, और दो दो जोड़े बना लो बस। पहले दो जोड़े ए आ ओ कंठ के हो गए, फिर ई वो तालु के हो गए, फिर उ वो ओष्ठ्य के हो गए। तो इसके आधार पर आप जानोगे कि ऐ क्या होता है आपका, कंठ तालु होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा कंठ, कंठ तालु। ह की बात करूँ तो ये तो केवल कंठ होता है। छ की बात करूँ तो ये कौन सा होता है आपका, च छ ज झ, क च ट त प। तो पहला तो होता है कंठ, उसके बाद क्या आता है, तालु। तो छ क्या होता है आपका, तालु होता है। ठीक है ना, मैंने वहाँ पे भी ट्रिक बता रखी है इसकी, KTM 2, कंठ्य, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, मैं वहाँ पे ट्रिक बता रखी है इसकी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रुति लिपि की शुद्ध वर्तनी क्या है। ऑप्शन ए श्रुति लिपि, बी श्रुत लिपि, सी श्रुत लिप, या डी श्रुत लिपि। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रुत लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए शिकंजी, बी चाय, सी दही, या डी लस्सी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दही। देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपसे एक वचन, बहुवचन, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, अगर इनके बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसे सवालों का आंसर देने के लिए आप कोशिश कीजिए कि उस शब्द को लेकर एक वाक्य बना पाएँ। अगर आप लोग इसके ऊपर वाक्य बनाते हैं तो आपके 99% जो वाक्य होते हैं वो लिंग के अनुसार ही बनते हैं, जो उनके वास्तविक लिंग होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर ही उनके लिंग के अनुसार वाक्य नहीं बनते। जैसे दही है, हम लोग जब अपने परिवेश में इसका प्रयोग करते हैं, जब हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, तो दही को अक्सर करके स्त्रीलिंग बोलते हैं, लेकिन ये होती पुल्लिंग है। तो कुछ ऐसे शब्दों को छोड़ के बाकी सही सारे जो शब्द होते हैं उनके लिंग वास्तविक लिंग के अनुसार ही बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे आप लोग शिकंजी में पे एक वाक्य बना लो कि उसने शिकंजी पी ली है, तो पी ली है ऐसा नहीं कि पी लिया है, अगर पुल्लिंग होता तो पी लिया आता। चाय पी ली है, लस्सी पी ली है या खा ली है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें बोलोगे दही खा लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए उद, बी उत, सी उन, या डी उन। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन। देखिए जो आपका उन उपसर्ग होता है, ठीक है, उन उपसर्ग होता है आपका एक संस्कृत का उपसर्ग, और इसका अर्थ होता है एक कम। उपसर्गों की अगर मैं बात करूं तो उपसर्ग आपके कितने होते हैं, संस्कृत में होते हैं 22, हिंदी में होते हैं 13, उर्दू में होते हैं 19। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। दूसरा मैंने बोला उन क्या है, एक संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है एक कम। 19 क्या होता है, 20 से एक कम होता है, तो इसका मतलब ये 19 क्या होगा, 19 में आ गया उन, तो उसमें बैठेगा उन उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पूछे गए हैं, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। शब्दों के भेद कितने होते हैं, 4। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रचना उत्पत्ति के आधार पर, तो आपके होते हैं 2 रचनाएं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जैसा क्वेश्चन में हर उसमें कोशिश करूंगा डालने की, एक आध जो बोलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, वहाँ से आप लोग देखना, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। शब्द भेद के अंदर से पूछा गया क्वेश्चन, कभी पूछ लेगा अर्थ के आधार पर बताओ, रचना बनावट के आधार पर बताओ, व्युत्पत्ति के आधार पर बताओ, प्रयोग रूपांतरण के आधार पर बताओ, तो बहुत सारे के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। ऑप्शन ए अकंठ, बी
आकन, आंकन, सी अर्क या डी अंकन। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब बात हम करते हैं शब्दकोश की तो वैसे तो आप जानते हो कि वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है, ऐसे। तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि यार जो शब्द होगा वो अ से शुरू होना चाहिए। जैसे ए बी सी डी को हम लोग डिक्शनरी चेक करते हैं इंग्लिश की, तो उसमें शुरू में क्या आता है, ए बी सी डी। तो आप सोचते हो कि ए से शुरू होने वाला जो होगा सबसे पहले वो आएगा। हिंदी वर्णमाला में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग स्पेशल आदमी, हिंदू है हम लोग, यानी भारतीय, तो स्पेशली चीज़ होगी हमारे लिए। तो ऐसा नहीं होता कि आप लोग अ से ही शुरू करोगे। शब्दकोश जब आप चेक करते हो तो ऐसे पहले जो स्थान आता है वो आता है आपका अंग्या का। बात समझ में आई? इसका मतलब जिस शब्द का की शुरुआत इससे हो रही होगी ना, अंग्या से, वो सबसे पहले गिना जाएगा। जैसे आप देखोगे अकंठीय अ से शुरू है, बी आ से शुरू है, ये आपका अनुनासिक है, सी अ से शुरू है और डी अंग्या से शुरू है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? उसके बाद कौन सा आएगा, देखो मैं बता देता हूँ। उसके बाद अकंठ और अर्क, इसमें से कौन सा आएगा? इसमें आएगा सी। क्यों? र बाद में आता है और आपका सॉरी ये आएगा आपका ए। ये तो अर्क है ना, शुरू में र आ रहा है, इसमें क, र क के बाद आता है, तो इसका नंबर तो आएगा पहला, ठीक है। इसका नंबर आएगा दूसरा, ठीक है, और इसका नंबर आएगा तीसरा, चौथा नंबर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्नग किसका पर्यायवाची है? ठीक है, पन्नग किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए निशा, बी मेंढक, सी सर्प या डी पान। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्प। देखिए अही, भुजंग, उरग, मोगी और पन्नग ये सभी आपके सर्प के पर्यायवाची होते हैं। अगर मैं बात करूँ निशा की, तो निशा रात का पर्यायवाची होता है बस। बाकी आप लोग जानते हो मेंढक और पान है ना, ये और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटिल का विलोम क्या है? जटिल का विलोम क्या है? तो ऑप्शन है मुखर, बी वक्र, सी कुटिल या डी सरल। देखिए मुखर जो आपका होता है, मुखर का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, अत्यधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मुखर। वक्र क्या होता है? थोड़ा सा घुमाव अगर आप किसी में, तो वक्र कहलाता है। कुटिल थोड़ा सा, जो थोड़ा क्या ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा उसमें आपका घुमाव होगा ही होगा। सरल या सीधा होता है जटिल का विलोम शब्द। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सरल। क्वेश्चन नंबर 11, कांति क्लांति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए चमक थकावट, बी चमक क्लेश, सी थकावट चमक या डी उलटफेर रुकावट। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चमक क्लेश। देखो क्लांति का अर्थ होता है क्लेश और कांति का अर्थ होता है चमक, है ना। बोलते उसके मुख पे तो बहुत कांति थी, चमक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 8 या डी 7। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, और अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो 3 कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है? ए भेद प्रकट करना, बी चमक का गायब हो जाना, सी रंग उतर जाना या डी सच्चाई का पता लगना। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भेद प्रकट करना। देखिए कलई खुलना क्या होता है? आपका भेद प्रकट करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते ना कि हम उसकी तो, इस मामले की तो कलई खोलनी पड़ेगी, इसका भेद तो निकालना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सार्वकालिक, बी सार्वभौमिक, सी सर्वज्ञ या डी सार्वदेशिक। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक। देखिए सार्वकालिक क्या होता है? जब कोई सभी कालों से संबंध रखता है उसे बोलते हैं सार्वकालिक। जो समस्त भूमि से संबंध रखता है उसे सार्वभौमिक कहते हैं।
और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सार्वदेशिक जो सभी देशों से संबंध रखता है उसे कहते हैं सार्वदेशिक। तो हमसे तो पूछा गया था कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो भाई साहब इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सार्वभौमिक। सुबह का समय है, चिड़िया चहक रही है, लोगों के घरों में झाड़ू लग रही है, कोई अपनी देहलियों को पानी से सींच रहा है, ठंडा कर रहा है देहलियों को। हमारी भारतीय भी बेचारे बहुत ज़्यादा सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी संस्कृति अपनी है बस। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है, व्याप्त में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयादि संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि या डी गुण संधि। देखिए इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या बैठेगा? इसका बैठेगा आपको ऑप्शन नंबर बी यण संधि। मैंने आपको संधि पढ़ा रखी है, आप चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया कि यण संधि को किस तरीके से पहचानते हैं। मैंने बोला था वहाँ पे कि य और व के आगे अगर आपको कोई भी आधा व्यंजन दिखता है, कोई भी आधा व्यंजन, तो आप समझ जाना कि उसके 99% चांसेस है कि वो कौन सा होगा? वो आपका होगा यण संधि का उदाहरण। और अगर कुछ ऐसे हैं जिनमें आगे व्यंजन आधा आ रहा है लेकिन वो फिर भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, उसके यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो उसमें कोई ना कोई बात होती है। देखो संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग उस शब्द में से एक या दो अलग अलग अर्थ रखने वाले वाक्य शब्द उसमें से अलग कर दो। जैसे व्याप्त की अगर मैं बात करूँ तो इसका संधि विच्छेद बैठता है वी प्लस आप्त। तो वी इसमें उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है अलग अलग, विषम या भिन्न या विशेष, इस तरीके से। तो वी प्लस आप्त, वह पे कौन सी मात्रा है? ई की। और आगे आ गया आ, तो आप जानते हो ई प्लस आ क्या होता है? या। और या क्या आगे आएगा? आधा व, तो ये जाएगा व्याप्त। बहुत ही आसान है। तो वी प्लस आप्त का संधि विच्छेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में कौन सा समास है? बहुत ही बेहतरीन, मस्त, उम्दा, चौचक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया 19 में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु या डी द्वंद्व। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप 19 में कोई भी इस तरीके का शब्द आता है तो आपका अधिकतर जो आंसर जाता है वो जाता है आपका द्विगु, लेकिन ये गलत हो जाएगा। रीज़न बता देता हूँ। देखो अगर आप लोग द्विगु की बात करते हैं, पहले द्विगु को समझ लो ध्यान से, मैंने पूरा समास पढ़ा रखा है चैनल पे अपने, वहाँ जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने समास को पढ़ाया। अगर आप पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बच सकता। देखो क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात। मैंने बोला था वहाँ पे कि 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं, कितनी? 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशक 10 20 30 40 50 और 60, शताब्दियाँ 100 200 300 या जिसके पीछे 2 जीरो लगी हो या जिसके पीछे 1 जीरो लगी हो, वो सभी द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। लेकिन इन सभी को छोड़ के बाकी सभी आपके किसके उदाहरण होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अब मैं ज़रा द्वंद्व समास के बारे में बता देता हूँ। द्वंद्व समास क्या होता है? जिन भी शब्दों के बीच में, जिन शब्दों का विच्छेद करने पर और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा ये शब्द आपके दिख जाते हैं तो वो होता है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण। और जब मैं बात करता हूँ इस प्रश्न की तो 19 जो आपका होता है, इसमें जब आप इसको बोलोगे तो बोलना पड़ेगा 10 और 9 19। आपको बोलना पड़ेगा 10 और 9 19। देखो जो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान होगा पहाड़े बुलवाते थे। पता नहीं अब तो बुलवाते कि नहीं बुलवाते, मेरे टाइम पे तो पहाड़े बुलवाते थे और गिनतियाँ बुलवाते थे। तो जब बोलते थे कि बोलो, जैसे 9 पे आ गए तो 9 इकाई 10 की धाई, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, तो बार बार और लगा के बोलना पड़ता था। तो बीच में क्या आ गया? और आ गया। और जब और आ गया तो आप मुझे ये बताओ ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा द्वंद्व समास में। तो मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मैं बोलूँ 33 में कौन सा समास है? 33 या 31 का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो 33 में क्या आएगा? 30 और 3 33, 30 और 1 31। तो ये बेचारे दर्द और ये भावनाएं बस सरकारी स्कूल के बच्चे समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं समझते। उन्हें तो बस ये पता है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 1 2 3। तो ये आप लोग के काम का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए विशेषण, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक या डी भाववाचक। देखिए हरियाली, तो हरियाली कोई ऐसा नहीं कि आप लोग सामने खड़ा हरियाली नाम का व्यक्ति तो ये कोई
विशेषण, पहली बात तो विशेषण नहीं बैठता है, विशेषण कहाँ से आ गया। बी फिर जातिवाचक, जातिवाचक भी कुछ नहीं होता, क्या हरियालियों की जाति होती है। समूहवाचक ना, कोई दिक्कत नहीं है। डी भाववाचक, इस सवाल का राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा भाववाचक, ठीक है ना, भाववाचक होगा हरियाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मध्यम, बी अन्य, सी उत्तम, यह सभी गलत है। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, गलत बात है, गलत बता रहा है, देखो ऐसा नहीं होता। चलो देखो, जब भी आप बात करते हो मध्यम, अन्य, उत्तम पुरुषों के बारे में, सर्वनाम के बारे में, तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों का मौजूद होना आवश्यक है। 2 जो समक्ष बैठे हों, जिनमें से एक बोल रहा हो, एक सुन रहा हो, और तीसरा वो जो उनके समक्ष नहीं बैठा हो, कहीं और बैठा हुआ है, उसके बारे में बातें चल रही है। तो जो बोलने वाला होता है उसे बोलते हैं उत्तम, ये होता है वक्ता, बोलने वाला। जो मध्यम होता है वो होता है श्रोता, सुनने वाला। और जो अन्य है, जिसके बारे में, जिस विषय में बात हो रही है, वो होता है अन्य। तो उसने पूछा कि श्रोता बताओ, तो श्रोता तो मेरे मध्यम होता है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, मध्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। फिर से एक बकवास क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करता है। ये सवाल ऐसा देखा मैंने, कहीं इस सवाल का आंसर 28 मान रखा है, कहीं इस सवाल का आंसर 42 मान रखा है। बुक्स के अंदर भी, एग्ज़ाम में जब आया वहाँ पे भी, गूगल पे चेक किया वहाँ पे भी, सब जगह इसका बेकार हाल कर रखा है। आप लोगों में से जिसे पता है सटीक एकदम, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या है। मैंने इस सवाल का राइट आंसर लगाया 42। अब मैं तो ये जानता हूँ कि जब भी इसमें कभी 28 मान लेता, कभी 42, आपको करना क्या है, अगर आपने 28 लगाया 42 मान लिया, या 42 लगाया 28 मान लिया एग्जामिनर ने, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा जब ऑब्जेक्शन का दिन आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये नंबर इसका मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मैं चलता हूँ। तो कौन एक अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए प, बी य, सी अज्ञ, या डी अक्षय। तो देखिए आपको पता है, मैंने फिर बताऊंगा, मैं वर्णमाला के अंदर मैंने पढ़ा रखा है अच्छी तरीके से कि य और व, ये 2 क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। बहुत बढ़िया। उपसर्ग की बात अगर मैं करूं तो पहले आप लोग इसका संधि विच्छेद करो। तो संधि विच्छेद देखो, वह क्या गया, आधा स है, तो वह कैसे बनता है, ऊ बनाता है वह को। अगर मैं यण संधि की बात करूं, ऊ प्लस ए क्या होता है, वह। क्या होता है ये बनाता है वह। तो आप खुद देखो, जब ऊ प्लस ए बनाता है तो स है, स पे क्या मात्रा रही होगी, ऊ की मात्रा रही होगी, फिर यहाँ पे आ गया होगा आगत, सु प्लस आगत, तो यहाँ से सु आएगा उपसर्ग। अब आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर क्या लगा देते हैं, या तो स्व लगा देंगे या स्व लगा देंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर वो कहते हैं सर पीट पीट का मेरा तो गलत हो गया जी। ऐसा तो होता नहीं है ना भाई, तुमने गलत लगाया है इसलिए तो गलत हुआ है कि नहीं। 2 ही तरीके से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, एक तो आपने पढ़े हो, दूसरा आपने पैसे दिए हो, ठीक है। धांधलेबाजी इतनी चला रखी है उन्होंने, एक भर्ती इनसे क्लियर नहीं हो रही सही तरीके से। जिस स्टेट में देखो भर्तियों की स्थिति मार रखी है, पता नहीं क्या क्या तो इनकी पद्धति हो चुकी है एग्ज़ाम लेने की, क्या नहीं। एक एग्ज़ाम ये लोग सही से नहीं करा सकते। और ये बात में ये नहीं कहूँ कि भाजपा या ये सरकार ही कर रही है, ये हर एक सरकार के बारे में बात करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार हो। अगर ये एक पेपर अच्छी तरीके से नहीं करा सकते तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये भी पटवारी लेखपाल का, पीछे के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, ये किसी भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ले लेते हैं। आपने देखा कभी भी क्या उस कमरे के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ, एक आध सीसीटीवी लगा देंगे इधर उधर को, ग्राउंड में, अंदर कोई सीसीटीवी नहीं लगाते। चेकिंग भी कोई इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती, आराम से आप लोग नकल नीचे अंदर ले जा सकते हो। बहुत ही आसान होता है चीटिंग करना, बहुत ही ज़्यादा आसान। इन लोगों का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि एग्ज़ाम को सही तरीके से करा सके, वरना चाहिए कि हर एक कमरे के अंदर सीसीटीवी लगे, कम से कम कुछ तो पर्दाफाश होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। धांधलेबाजी कैसे होगी अगर सीसीटीवी लगा दिया तो। तरीके तो बहुत सारे हैं जो नकल ना हो, पर यह है कि इन्हें पता भी है लेकिन ये करेंगे नहीं, पैसा भी तो चाहिए इन लोगों को। ये तो मैंने स्किप कर दिया था अभी। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है आपका, आपको दिया गया है भाई, हट जा रे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है, द्वापी में कौन सी संधि है। तो देखो द्वापी का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि ये बनेगा 2 प्लस अपी, या छोड़ो आप लोग, हम नहीं जानते क्या बनेगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो आप पहले से पकड़ लो, इस 2 में क्या निकल रखा है और आगे क्या आ रहा है आ, ठीक है। तो क्या बनेगा ये
आ ही बनेगा। ठीक है, तो आप देखोगे द्वापी, ये बैठेगा कोई दुओ तो, लेकिन आपका बन तो गया, लेकिन आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, क्या कि द्वापी, ये जो आपका द्व है ये बना हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई भी इसका कोई अर्थ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर आपका दे रखा है इसने दुओपी, तो क्या बन गया ओ प्लस ये क्या बन गया आपका, आगे आ रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी की, इसमें ओ इसमें ओ, तो आपने देखा होगा यह अयादी संधि में क्या बनता है, ओ प्लस ए तो आय आव, ठीक है आव बनेगा ये, तो द्वापी, देखो इसमें आव आ रहा है ना बीच में, ये रहा देखो आव द्वापी है ना, तो ये क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये दवापी ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, अ प्लस अ तो आ हो जाएगा, ये हो जाएगा दवापी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं, शुद्ध वर्तनी बताओ। ऑप्शन ए बर्तन, बी बर्तन, सी वर्तन या डी बर्तन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसका अधिकतर बच्चे आंसर लगा देंगे बर्तन ये वाला, और ये गलत है सरासर, ये पाप है पाप, तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगी नरक में भी अगर तुमने लगाया तो। हम लोग देखते भी ऐसे आ रहे हैं, किताबों में ऐसे लिखा रहता है, लेकिन गलत है। बर्तन की शुद्ध वर्तनी है बर्तन, ये वाली, यानी ये वाला आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंश का अर्थ है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंश, बी कंधा, सी हिस्सा या डी भाग। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंधा। तो अंश आपका होता है क्या भाई, कंधा, और अगर ये वाला अंश आएगा शलजम वाला श आएगा तो ये होता है आपका भाग या हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रित का विलोम क्या है। तो रित को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर पहले आपके ऑप्शन देख लो किस तरीके से दे रखे हैं। वक्र, बी विकीर्ण, सी अनेक्य या डी अनरित। देखो रित का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य, ये होता है क्या सत्य, तो इसका विलोम क्या बैठेगा भाई आपका अनरित असत्य। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनरित। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपको अच्छी तरीके से चीज़ें जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी। देखिए इसकी पीडीएफ आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ में आपको आपके अपने इंस्टाग्राम उस पे अकाउंट पे, और दूसरा आपको टेलीग्राम पे आपका लिंक डाल दूंगा मैं इसका, ठीक है ना। तक्षशिला यूके के नाम से टेलीग्राम है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक करोगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। इसके आंसर मैंने इसी के अंदर लिख रखे हैं, आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो देखो ये रहा यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अब यार इसके ऊपर तो ये आ गया, मैं इससे यहाँ पे, अब देखो मैं इसे हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे देखो आप कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में नीचे देखो आंसर नंबर डी लिख रखा है मैंने। तो मैंने क्या कर रखा है, आपको अलग से आंसर की नहीं दे रखी, मैंने इसे थोड़ा सा ब्लर करके उसकी ओपेसिटी बढ़ा के मैंने ये आपको दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपका तक्षशिला यूके के नाम से, वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा आपका इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है आदित्य भारद्वाज, आपको बता देता हूँ आदित्य भारद्वाज 725, ठीक है 725। तो आदित्य भारद्वाज 725 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब मैं जितनी भी आपको पीडीएफ पढ़ाऊंगा, जितने भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराता जाऊँगा, इन सब की पीडीएफ आपको आराम से मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। आप लोग घर पे इतना मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत को कभी भी कम मत कीजिएगा, बस अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए और खूब मेहनत करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।